अस्सलाम वालेकुम। वजाहत सईद ख़ान के चैनल पर खुश आमदीद। मैं बहुत अरसे से गायब था मगर मैं फिर से हाज़िर हो गया हूँ। मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि जो वक्त है वो ऐसा है कि आर्मी चीफ़ साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इतनी ओवरकुक्ड हो गई है, इतना उसे भून भून के हमारी हुकूमत, हमारी अपोजिशन, ख़ुद हमारी फ़ौज जिधर जिधर तक पहुंच गई है। आज 22 तारीख की रात है, 23 तारीख की सुबह होने वाली है। 5-6-7 दिन में आर्मी चीफ़ रिटायर होने वाले हैं और जो नए साहब आएंगे उनकी जो तैनाती है उसका इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट एक एम्बैरेसिंग किस्म की, अभी कुछ घंटों पहले एक एम्बैरेसिंग किस्म की ट्वीट वॉर हुई है, ट्विटर पर जंग चली है। ISPR वाले कह रहे हैं कि हमने जो समरी है वो भेज दी है, 6 नाम भेज दिए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो हमारे सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्हें प्यार से GHQ में मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिली। मरियम औरंगज़ेब साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही हैं नहीं मिली। फ़ाद हुसैन साहब कह रहे हैं मिल गई है। इट्स अ कंप्लीट डिज़ास्टर। और मैं आज 2-3 साल बाद मेरा जो इसलिए मेरा मूड बना है कि अपने YouTube पे आपसे बात करूं, आपसे मुखातिब हूं। हालांकि कोई मेरा ना फ्रेम अच्छा है ना लाइट अच्छी है, मगर वक्त अच्छा है। तो इसलिए इस वक्त पे मैंने कहा कि आपसे मुखातिब हूं और आपको बताऊं कि मेरे क्या ख्यालात हैं। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मगर थोड़ा बहुत जो फ़ौज के साथ काम किया है, तकरीबन फ़ौज की जो 250 तकरीबन बटालियंस हैं, उनमें से 80-90 के साथ तो इस गरीब ने असाइनमेंट्स और डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं। तमाम कोरों में, ऑल 9 कोर्स, तकरीबन मेरा ख्याल है 15 या इवन 20 डिविजन्स में और 80-90 यूनिट्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। और जो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है वो आज मैं आपको इस चैनल पे, जिस पे आप आई होप आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैंने ऑन कर दिया चैनल बड़े अरसे बाद और गेम ऑन हो गया। तो ये महाज नहीं है, ये मेरी इनफरादी कुछ थॉट्स हैं। मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। ये उनके आइडियाज़ नहीं हैं, उनकी थॉट्स नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एनालिसिस है। सो प्रेमिस्ड ऑन दैट, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है सिचुएशन मोटी मोटी कि इस वीलॉग में, या जो भी इसे कहते हैं व्लॉग, या इस वीडियो में 3-4 ख़ित्ते हैं, 3-4 सेक्टर्स हैं, 3-4 पार्ट्स हैं जिन्हें मैं कवर करूँगा। एक तो मैं आपको बताऊँगा कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट इस वक्त क्यों पोलिटिसाइज हो रही है, इसको क्यों खींचा जा रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ़ की जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसमें ये जो हमारे टॉप ऑफिसर्स हैं, ये मोटे मोटे इनकी प्रोफाइल्स आपने देख ली हैं, इनकी तस्वीरें आपने देख ली हैं, इनके ऊपर जो इतनी डिटेल्स इनकी डिस्कस हो गई हैं, ज़ाती डिटेल्स, सियासी डिटेल्स। मगर मैं एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको असेस करके बताऊंगा कि ये कौन कौन हैं, इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। और फिर जो स्टेक्स हैं, स्टेक्स मतलब वो खाने वाला स्टेक नहीं, मगर सोचने वाले स्टेक, STAKE, के हो क्या सकता है अगर हम वॉर गेमिंग करें और डिसाइड करें कि हम फ़लाने को लगा रहे हैं, फ़लाने को लगा रहे हैं, तो पुश बैक क्या आएगा। तो फिर से खुश आमदीद। बड़े अरसे बाद आपसे फिर से मिलने का मौका मिला, मगर पहले तो हम बात करते हैं कि आर्मी चीफ़
चूज़ कैसे होता है? चूज़ बड़ा जी सिंपली होता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। प्राइम मिनिस्टर जो भी हो ये उसका काम है। आजकल जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, लोगों को शक है कि वो वाकई प्राइम मिनिस्टर हैं या अभी तक मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। स्पेशली जो 2-2.5 हफ्ते पहले जो हुआ, मियां शहबाज शरीफ जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मियां नवाज शरीफ की जिनकी भी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मगर वो शायद एक दूसरे की इज़्ज़त इतनी नहीं करते, या शायद एक दूसरे की ज़्यादा इज़्ज़त कुछ ज़्यादा ही करते हैं। डिपेंड्स ऑन हु यू वांट टू टॉक टू। मगर शहबाज शरीफ साहब ने जो वक्त स्पेंड किया लंदन में, वो एक मजाक ही बन के रह गया कि वो मतलब एक तो इजिप्ट से वो COP27 करके उधर गए और फिर बंद दरवाज़ों के पीछे डिस्कशंस हुई कि कौन बनेगा अरबपति और कौन बनेगा आर्मी चीफ। ये शायद एक ही सवाल है आजकल, उस पर भी आते हैं। अभी जनरल बाजवा की भी मैंने थोड़ी सी असेसमेंट करनी है। मगर जो मेन चीज़ है कि ये जो शरीफ बरादरान हैं, जिनकी अगेन मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं, मंजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और पाकिस्तान को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35 साल से ये 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि इक़्तिदार में हैं। कोई इंसान 3 बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाकिस्तान में, ये बने हैं नवाज शरीफ साहब। कोई इंसान 3 बार पंजाब का चीफ मिनिस्टर, या 4 बार बल्कि नहीं बना, शहबाज शरीफ साहब बने हुए हैं। तो बहुत इनका आपस में इनका बहुत पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत है बनिस्बत बाकियों के। इवन मैं कहता हूँ कि जरदारी साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो लेट ज्वाइन की। वो बेनज़ीर साहिबा से बेनज़ीर शहीद साहिबा से उनकी शादी से पहले वो पोलो के खिलाड़ी थे, सियासी खिलाड़ी नहीं थे। पॉलिटिक्स उन्होंने बाद में शुरू की। बट एनीवेज, कमिंग बैक, सिचुएशन जनाब सिंपल है। कहते हैं कि पहले नवाज शरीफ का बैकग्राउंड देते हैं, राइट। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 आर्मी चीफ चूज़ किए हैं। तो उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी ही नोज़ हिज स्टफ़, राइट। उन्हें पता है कि आर्मी चीफ कैसे चूज़ होता है और आर्मी चीफ क्यों चूज़ होता है और कहाँ से उसे निकाला जाता है। तो पहले तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं लाऊं। नवाज शरीफ साहब को जो पहले जो आर्मी चीफ पढ़े, और मैं इसलिए कहूँगा पढ़े क्योंकि इसकी हिस्ट्री आपको पता ही है, वो आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब थे, जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ, जो टेक्निकली यस वहाँ नवाज शरीफ साहब के पहले आर्मी चीफ थे, उनके इक़्तिदार में आए हैं। मगर फ्रैंकली अगर आप किताबें पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें और ख़ुद अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि उस ज़माने में ग़ुलाम इसाक़ ख़ान बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट थे, हमारे इलाके के थे, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने आसिफ नवाज़ जंजुआ को टेक्निकली उन्होंने चूज़ किया था। उस ज़माने में असलम बेग साहब, मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने थोड़ी सी अपनी सियासी जो है, अपने सियासी दांत, सियासी नाखून अपने दिखाने शुरू कर दिए थे, अपने फेयरवेल विज़िट्स अपने बंद कर दिए थे। तो नवाज शरीफ साहब को बेसिकली बताया गया, ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने कहा कि आसिफ नवाज़ इज़ द मैन। आसिफ नवाज़ अपनी टॉपर थे, हर फील्ड में टॉपर थे, लेजेंडरी जनरल, CGS भी थे। और अभी मैं CGS के उस पर आता हूँ कि CGS क्या होता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ क्या होता है। टॉपर थे, मगर वो उनकी मियाँ साहब से बनी नहीं। ही पास्ट अवे वाइल इन ऑफिस, वाहिद चीफ हैं जो वर्दी में इंतकाल कर गए, सर्विस में इंतकाल कर गए। मगर उनकी फेमसली उनका बहुत उनका जो डिस्पोजिशन था पर्सनल, उनके जो थॉट्स थे ऑपरेशनल पॉलिटिकल जो भी थे, वो नवाज शरीफ साहब ने पहले आर्मी चीफ से उनकी नहीं बनी। दूसरे आर्मी चीफ आए जब वहीद काकड़ साहब, तो उन्होंने उस वक्त तक फ़ारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट थे, मियां नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट थे। उन दोनों की आपस में नहीं बन रही थी। इन दी एंड वहीद काकड़ साहब भी, बाय द वे, उन्हें भी ग़ुलाम इसाक़ ख़ान साहब ने लगाया था। अगर आप सोर्सेस फॉलो करें, शुजा नवाज साहब जैसे लोग जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं इस मौजू पर, तो आप देख सकेंगे कि वहीद काकड़ भी जो
दूसरे कहा जाता है, दूसरे चीफ थे मियाँ साहब के, उन्हें भी मियाँ साहब ने नहीं लगाया। मियाँ साहब उस ज़माने में यंग थे, रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस थे। ग़ुलाम रज़ा ख़ान बहुत सीजनड किस्म के स्टेट्समैन थे, तो उन्होंने उन्हें भी लगाया। अच्छा, उन्होंने क्या किया, याद दिलाता हूँ आपको, उन्होंने सबको घर भेज दिया। उन्होंने फ़ारूक लगारी को भी घर भेज दिया वहीद काकड़ ने, और आसिफ नवाज़ को भी घर भेज दिया। वहीद काकड़ जो थे वो पिफर थे, FF रेजिमेंट के थे, पठान यूनिट्स हैं ज़्यादातर। आसिफ नवाज़ साहब पंजाब रेजिमेंट के थे। अच्छा जी, फिर वो तीसरा जो उनका पंगा पड़ा, हालांकि उनके चीफ नहीं थे जनरल जहांगीर करामत, टेक्निकली उन्हें मियाँ साहब ने नहीं लगाया था, मगर वो उन पे भी पै गए। उस ज़माने में मियाँ साहब, अब हम आ जाते हैं लेट 90s में, मियाँ साहब ने जहांगीर करामत साहब से इस्तीफ़ा डिमांड किया था। ये जो मौजू है इस पे बहस होती है, आज भी बहस होती है कि किसने किससे क्या डिमांड किया था। कहते हैं, रिकॉर्ड पे है, जनरल जहांगीर करामत ने कहा था कि भाई फ़ौज का एक ऑफिशियल रोल होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन गई इवेंचुअली, मगर उन दिनों में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी नहीं। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सजेशन था कि फ़ौज का एक द आर्मी शुड बी ऑन द टेबल, द आर्मी डिजर्व्स अ सीट ऑन द टेबल ऑफ गवर्नेंस। आर्मी का खाली बॉर्डर्स पे रोल नहीं है, क्योंकि आर्मी ऑलरेडी इतनी पावरफुल है, हर एक को पता है इतनी पावरफुल है। आर्मी को ऑफिशियल रोल दें, और ऑफिशियल रोल में आर्मी साइड बाय साइड बैठे, आमने सामने बैठे हुकूमत के, मिनिस्टर्स के, और अपना जो रोल है वो अदा करे, अपनी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करे वगैरह। ये आर्मी का मौक़िफ़ था। गलत था, सही था। जनरल जहांगीर करामत को ये सही लगा। जनरल नवाज शरीफ कह रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जनरली हैं वो, इन वे जनरली हैं, अभी उनकी जनरली पे आते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये बुरा लगा, और जनरल जहांगीर करामत को इस्तीफ़ा देना पड़ा। वाहिद चीफ हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, हाजिर सर्विस चीफ ने इस्तीफ़ा दिया। बात करें इनसे तो ये कहते हैं, जनरल जहांगीर करामत कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुझसे वीज़ा कह रहा हूँ मुझसे इस्तीफ़ा डिमांड किया। और अगर नवाज शरीफ साहब से बात करें, जो लोगों ने की है, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं डिमांड किया। मगर कहानी ये है कि जो लोग बैठे थे मियाँ नवाज शरीफ के साथ, जब मियाँ नवाज शरीफ को एक ख़बर मिली कि जनरल जहांगीर करामत ने इस्तीफ़ा देने की वो ऑफ़र की है, तो नवाज शरीफ साहब के कहते हैं कि कंधे उनके बोझ से हल्के हो गए। तो एनीवेज़, तो ये तीसरा पंगा पड़ गया जनाब। तो अभी हम 90s में ही हैं, अभी दूसरा इक़्तिदार है, तीसरी पे नहीं है। तो पहला जनाब जनरल आसिफ नवाज़ के साथ पंगे, राइट, कराची में ऑपरेशन क्लीन अप था और मसले थे। जनरल वहीद काकड़ के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पंगे, पहले के साथ ऑपरेशनल पंगे, दूसरे के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पंगे, तीसरे के साथ अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल पंगे, सियासी पंगे, राइट, हालांकि उनके नहीं थे। मगर फिर हम आते हैं जो मशहूर ज़माना जनरल मुशर्रफ की जो तैनाती हुई, और इधर जो मैं अभी तक मैं आपको हिस्ट्री दे रहा था, अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी दूंगा। जनरल मुशर्रफ आर्टिलरी ऑफिसर थे, मंगला के कोर कमांडर थे, DGMO रह चुके थे। DGMO सबसे तगड़ा जो 2 स्टार जनरल होता है वो DGMO होता है, और सीनियरिटी में नंबर 1 नहीं थे। मगर जो टॉप उस वक्त जो कैंडिडेट था उसका नाम था जनरल अली कुली ख़ान। अब जनरल अली कुली ख़ान क्यों टॉप कैंडिडेट था, और आज हम इस मौजू पे, अब मैं जो 90 से ये जो फड्डे चल रहे हैं फ़ौज के साथ, जो ख़त्म नहीं हो रहे, जो सियासत चल रही है जो ख़त्म नहीं हुई, अब मैं उस पर आता हूँ। अपने दूसरे इक़्तिदार में जब इन्होंने जनरल मुशर्रफ को चूज़ किया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इनकी 2/3 मेजॉरिटी हो चुकी थी। और जब इनकी 2/3 मेजॉरिटी हो चुकी थी और ग़ुलाम रज़ा ख़ान भी वफ़ात पा चुके थे और फ़ारूक लगारी भी घर जा चुके थे, तो इनके सर पे कोई सदर नहीं बैठा था, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का सदर नहीं बैठा था। उन दिनों में क्योंकि जो आइनी तरामीम हैं वो ऐसी थी कि जो सदर था और जो वज़ीर आज़म था और जो आर्मी चीफ था, ये एक साथ, ये इनका ट्रोइका कहते थे इसे, ट्रोइका, ये ट्रोइका मॉडल था। 2 एक साथ हो जाते थे तो तीसरा जो है वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता था। तो ट्रोइका मॉडल में जब तक ग़ुलाम रज़ा ख़ान और जब तक फ़ारूक लगारी थे, तो नवाज शरीफ साहब की जो निहारी है वो नहीं पकी थी।
ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मगर जब 2/3 मेजॉरिटी उन्हें मिली, बल्कि स्वीपिंग मेजॉरिटी मिली उन्हें 97 के इलेक्शंस में, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग उनका कमबैक आया। और उन्होंने फिर जब चूज़ किया जनरल मुशर्रफ को, तो फ़ौज शॉक में चली गई, लोग शॉक में चले गए, क्योंकि जो टॉप कैंडिडेट थे वो जनरल मुशर्रफ नहीं थे। टॉप कैंडिडेट उस वक्त अली कुली ख़ान थे, जो उनके बहुत सारे पोस्ट थे, मगर मेन चीज़ अली कुली ख़ान जो थे वो CGS रह चुके थे। अच्छा, CGS की आज बात करते हैं। CGS क्या होता है? CGS जनाब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है। CGS अगर आप नहीं जानते तो आपको ये ज़रूर आपने सुना होगा राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन क्या होता है? राइट हैंड मैन जनाब वो होता है जो किसी के राइट पे बैठे, किसी का सबसे इम्पोर्टेंट वो बंदा हो। तो जब वो कोर कमांडर्स की जब मीटिंग होती है, आप देखते हैं, तो जिसमें जनरल बाजवा बीच में बैठे होते हैं और एक कतार में ऐसे जनरल बैठे होते हैं और एक कतार में ऐसे जनरल बैठे होते हैं, तो उनके राइट पे जो पहला जनरल बैठा होता है उसे वो CGS होता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। बेसिकली फ़ौज की जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कवर करता है, उन्हें देखता है, उन्हें समझता है। फ़ौज के ऑपरेशंस, जिधर भी फ़ौज लड़ रही है, डिप्लॉयड है, खड़ी हुई है, जिधर कोई भी फ़ौजी खड़ा हुआ है उसे देखता है। प्लस फ़ौज के जो इंटेलिजेंस मैटर्स हैं उन्हें देखता है, प्लस फ़ौज की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स भी देखता है। बेसिकली वो जो भी चीफ होता है उसका राइट हैंड मैन होता है, उसकी आइज़ होता है, उसके एयर्स होता है। ठीक है। अच्छा, ये हमेशा एक 3 स्टार जनरल होता है, और कहते हैं नहीं, समझते भी नहीं मगर मानते हैं कि ये उस बैच में, उस कोर्स में, उस लीग में जिसमें 20-25 जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और एक चीफ, एक फुल जनरल होता है, 20-25 3 स्टार्स होते हैं और एक फुल 4 स्टार चीफ होता है। ये उस बैच में सबसे ब्राइट बंदा होता है, सबसे एबल बंदा होता है, सबसे आप कह लें क्वालिफाइड बंदा होता है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट फ़ौज के लिए की जाती है। इसका कोई सियासी पहलू नहीं होता इस अपॉइंटमेंट का। तो हर चीफ टेक्निकली, आजकल तो चीफ़ों का कुछ नहीं पता कि 3 साल रहें या 13 साल रहें, मगर जब चीफ 3 साल के लिए खुद आता है तो वो 1.5 साल के लिए अपने दौरानिए में वो 1.5 साल बाद अपना CGS बदलता है। ये फ़ौज के लिए बहुत बड़ा सिग्नल होता है, फ़ौज के लिए, कि भाई बनना है तो CGS जैसा बनो, ये मॉडल ऑफिसर है। तो फ़ौज का ये फ़ौज को सिग्नल होता है, फ़ौज को इंडिकेशन होता है, फ़ौज के लिए फ़ौज का बयानिया होता है कि भाई CGS जो है हमारा टॉप 3 स्टार जनरल है। अगर मैं चीफ हूं तो मेरे बाद CGS है। अच्छा, ये अगर आप समझ जाएं तो काफ़ी सिंपल है कि भाई CGS इज़ द बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट मैन, क्योंकि ये फ़ौज ने किसी सियासी उससे डिसीजन नहीं लिया होता। ये फ़ौज ने, मे बी पॉलिटिक्स तो होती है इंटरनल, ऑब्वियसली फेवरेटिज्म होता है, मगर फ़ौज ने बंदे को देख के जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको ये किया होता है। अच्छा, कोर्स ऐसे नहीं है। कोर कमांडर मीटिंग जो है वो होती तो खैर कोर कमांडर है, मगर उसमें ये कोर को नहीं कंसिडर किया जाता। CGS कोर कमांडर नहीं होता, कोर कमांड करता है जाके ऑब्वियसली, मगर ये इसे स्टाफ पोजीशन कहते हैं। स्टाफ पोजीशन में और भी बहुत सारी पोजीशन है, QMG है, क्वार्टर मास्टर जनरल है, एडजस्टांट जनरल है, DG IGT नहीं है जो ट्रेनिंग करवाता है, फलाना। इंटेलिजेंस ऑब्वियसली ISI चीफ भी उधर बैठता है राइट पे। स्टाफ ऑफिसर्स हैं, स्टाफ पोस्टिंग है। हर 3 स्टार जनरल अपने आदि जो उसके 4 साल, 3.5-4 साल होते हैं, आधे जो है वो पोस्टिंग वो स्टाफ पे होता है, मतलब चीफ के राइट पे बैठता है, और आधी पोस्टिंग चीफ के लेफ्ट पे बैठता है। ये हर 3 स्टार जनरल होता है, अनलेस के वो मेडिकल कोर का हो या एविएशन वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह का हो। ठीक है। अच्छा, तो ये फ़ौज का साइन होता है, बहुत मेजर किस्म का साइन होता है कि जी ये हमारा बेस्ट बंदा है। मियां नवाज शरीफ ने 1999 में इस साइन को इग्नोर किया, सीनियरिटी को इग्नोर किया, और जनरल मुशर्रफ को चीफ बना दिया। अच्छा, इट डजंट मीन कि ये कोई गलत चॉइस है, मगर ये गलत चॉइस निकली, राइट। ये गलत चॉइस इसलिए निकली क्योंकि हम सबको पता है कि 1999 में फिर क्या हुआ। इसके अंदर जाते हैं। जब आप किसी भी फौजी को नॉन मेरिट बेसिस पे चूज करते हैं, तो जब वो चीफ बनता है, अगले दिन जब वो जाता है GHQ, तो उसे फिर प्रूव करना होता है, क्योंकि उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस से फौज नहीं चलानी, उसने GHQ से फौज चलानी है। तो उस बंदे ने डिसाइड करना है
कि मैं कैसे इस फौज को साथ लेके चलूं, मैं कैसे इस फौज को अपने साथ इंस्पायर करूं, कमांड करूं, यूनिटी ऑफ कमांड रखूं, वगैरह वगैरह इनके जो होते हैं। तो जब बंदे का मेरिट क्वेश्चन में आता है, और जब बंदा सीनियर नहीं होता, और जब वो फॉर एग्जांपल टॉप नहीं होता, जैसे सीजीएस टॉप होता है, तो ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, फेवर्स करने पड़ते हैं, जैसे जनरल मुशर्रफ ने बहुत सारे जर्नलों के लिए किए। सीनियर्स जो हैं उसके, जिन्हें वो सुपरसीड करता है, उन्हें उसे घर भेजना पड़ता है, जो जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया। जैसे अली कुली खान रिज़ाइन कर गया, ये फ़ौज की ट्रेडिशन है, अगर मेरे से जूनियर, मेरे से कम तर सीनियरिटी में बंदा लग जाए तो मैं घर चला जाता हूँ, अगले दिन मेरा इस्तीफ़ा चला जाता है, बूम, गॉन, फिनिश्ड। अच्छा, इससे होता क्या? इससे ये होता है जनाब कि फ़ौज में आप जब पॉलिटिक्स खेलते हैं तो फ़ौज का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ना, वो हिल जाता है। तो पहले ये हिला, और जब वो हिला तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए जब जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने जो भी किया, कारगिल किया, ये किया, वो किया, और फिर कू कर दिया, क्योंकि उसने प्रूव करना है। जब वो बंदा कंफर्टेबल होता है, सिक्योर होता है, जब वाजे होता है कि भाई यही है वाहिद चॉइस, टॉप चॉइस सीजीएस है, क्योंकि वो फौज का सिग्नल होता है, तो आप फौज को पॉलिटिसाइज करते हैं, डिसीजन पॉलिटिसाइज हो जाता है। ये हमने 99 में देखा। फिर बाकी तारीख का हिस्सा है कि 99 के बाद क्या हुआ, मुशर्रफ आए गए, जो भी हुआ, जनरल मुशर्रफ साहब। फिर मियां नवाज शरीफ फिर से आते हैं, अगेन बड़ी स्ट्रांग मेजॉरिटी लेते हैं, 2013 में इलेक्शन होते हैं, और उन्होंने चीफ लगाना होता है, राइट। और अब आती है बारी जनरल राहिल शरीफ की। अब जनरल राहिल शरीफ की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं, मेरा ख्याल है, वाहिद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है, थोड़ा सा था मगर जैसा भी था। उनके साथ मैंने ट्रैवल किया हुआ है, उनके साथ मैंने डिप्लोमेटिक टूर्स पे गया हुआ हूँ। ग्रेट गाय, जेंटलमैन, ऑफिसर एंड जेंटलमैन। मगर फैक्ट रिमेन्स कि जनरल राहिल शरीफ टॉप चॉइस फौज के टॉप चॉइस नहीं था। कैसे हमें पता? एक तो सीनियर नहीं थे, दूसरा सीजीएस नहीं थे, खुडे लाइन लगे हुए थे, आईजीटीएनई में खुडे लाइन लगे हुए थे, ठीक है। उस जमाने में कौन था सीजीएस? राशिद महमूद, राइट। अच्छा, राशिद महमूद जैसे भी थे, उन्हें बनाया 4 स्टार, मगर उन्हें वो जो एक सेरेमोनियल जो नौकरी है, जिसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स कहा जाता है, उन्हें उधर भेज दिया। अगेन, सीनियरिटी को फॉलो अगर नहीं करना तो कम से कम मेरिट को फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि सीजीएस फौज का सिग्नल होता है। तो जनरल राहील की तरफ से भी आपने यही किया, वो लाहौर का कोई कनेक्शन निकाला, जो भी किया, आई डोंट नो व्हाट मियां साहब वाज थिंकिंग। और भी कंटेंडर्स थे, तारिक खान था, सीनियर था, तारिक खान, जनरल तारिक खान जैसा भी था, बल्कि है एक्सलेंट ऑफिसर वगैरह, सीनियर। उस ज़माने में जंग लगी हुई थी, तारिक खान से ज़्यादा किसी जर्नल का एक्सपीरियंस नहीं था फ्रंट लाइंस पे पाकिस्तान की। सख्त जंग लगी हुई थी तालिबान के ख़िलाफ़। अगर आप सीरियस होते तो आप उसे लगाते, मगर इसमें पॉलिटिक्स आ गई, बात होने लगी कि भाई वो तारिक खान पठान है, पठानों से मियाँ साहब की नहीं लगती, थोड़ा खर दिमाग है वगैरह। मेरे से तो बनती है बात मियाँ साहब की, मैं भी पठान हूँ, मगर चलें छोड़ें, ये तजिया हम मानते हैं या नहीं मानते, इररेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि अगेन, जो फौज की जो इंटरनल आप कह लें हायरार्की है, उसे फॉलो नहीं किया गया। राहिल शरीफ साहब का जो टेन्योर गुजरा, उसमें जैसे चीफ के ऑफिस ने, जैसे मियाँ साहब के ऑफिस को, जो चीफ के ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ऐसे ओवर पावर किया, डोमिनेट किया, ओवरवेल्म किया, उस पर आज किताबें लिखी जा सकती हैं। मियाँ साहब की तस्वीर ट्रकों के पीछे नहीं लगी हुई थी, राहिल शरीफ की लगी हुई थी। मियाँ साहब रोज ट्रेंड नहीं कर रहे थे, राहिल शरीफ साहब ट्रेंड कर रहे थे, राइट। बिकॉज अगेन, व्हेन यू हैव समथिंग टू प्रूव, व्हेन यू आर नॉट द बीज नीज, जब आप टॉप में नहीं हैं तो आपको करना पड़ता है, आपको अपना अथॉरिटी पुश करनी पड़ती है। राहिल शरीफ के दौरानिए में ही, उनके आखिरी दिनों में ही पैनामा लीक्स शुरू हुआ, और फिर पैनामा लीक्स का जो केस है वो अगले चीफ को सौंपा गया। अगला चीफ जो था, उसका था नहीं है, उसका नाम है
कमर जावेद बाजवा, ऑल्सो नॉट अ CGS। उनका CGS कौन था? उनका CGS राहिल शरीफ का CGS था, टॉप ऑफिसर ऑफ द आर्मी, इशफाक नदीम। उसे इग्नोर किया गया। जनरल इशफाक नदीम को इग्नोर किया गया। वो बिल्कुल एक एपॉलिटिकल तो खैर कोई नहीं होता। अगर आप इज़ाया बलन की पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ें तो पॉलिटिक्स तो हर इंसान में होती है, मर्द औरत हर एक में होती है। मगर अगेन जनरल बाजवा टॉप चॉइस नहीं थे। यस, उन्होंने 10 कोर कमांड किया था। अभी कोर्स पे आते हैं कि कोर्स की क्या अहमियत है। कोर्स की ज़्यादा कोई अहमियत है नहीं। अहमियत अगर है तो स्टाफ पोजीशन की होती है। और अगेन CGS को इग्नोर किया गया, सीनियर लोगों को इग्नोर किया गया। जनरल इशफाक नदीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। 2 और लोग थे, मेरा ख्याल है, मुझे याद आता है कि 2 और लोगों को इस्तीफ़ा देना पड़ा, घर जाना पड़ा, क्योंकि जनरल बाजवा को जिधर से भी, अब मैं इस वक्त जनरल बाजवा सर्विस में हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ कुछ हद तक। और जनरल बाजवा वो बताता हूँ कि क्यों इज़्ज़त करता हूँ कुछ हद, और वो हद क्यों है ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। मगर जनरल बाजवा टॉप चॉइस फ़ौज के नहीं थे। फ़ौज के टॉप चॉइस नहीं थे। जनरल बाजवा को ला के उनको इंडक्ट करके अगेन फ़ौज में जो हलचल हुई उससे इंटरनल रेजिग्नेशंस हुई, और जो बाकी जो हुआ वो तो तारीख गवाह है कि क्या हुआ। तो आज इनका जो है ये, लेट्स से अगर हम सबको काउंट करें, आसिफ नवाज पंगा, वहीद काकड़ पंगा, जहांगीर करामत चले इनका था नहीं बंदा, इनका चीफ नहीं था मगर पंगा, मुशर्रफ पंगा, राहिल शरीफ पंगा एंड बाजवा पंगा। एक बंदा इन्होंने चूज नहीं किया, राइट। मगर ये क्यों होता है? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, मोटा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक बेसिक फिलॉसफी फौज की समझ नहीं आ रही। फौज ने एक सिग्नल दे दिया है कि जो CGS है वो हमारा ब्राइटेस्ट ऑफिसर है। इस वक्त डिसीजन बहुत सिंपल है। डिसीजन जो है वो बहुत सिंपल है। आपके पास एक नहीं 2 CGS कैंडिडेट्स हैं। अभी उन पे डिटेल्स बताऊंगा, मगर जनरल साहिर हैं और जनरल अजहर हैं। ये 2 आपके कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। इन दोनों ने 1.5 साल 2 साल CGS की नौकरी की हुई है। दैट मीन्स कि ये फ़ौज के सबसे ब्राइटेस्ट और बहुत सबसे अहम जो 3 स्टार्स हैं वो रह चुके हैं। बार बार ये समझना चाहिए आपको, क्योंकि वो फ़ौज को चला रहे थे। उनका काम आपको चलाना नहीं था, वो बाद में होता है काम। वो जब चीफ बन जाते हैं फिर आपको चलाते हैं राइट। वो एक अलग मौजू है। मगर फ़ौज को चलाने के लिए फ़ौज अपने बेस्ट बंदे लगाती है, और ये 2 लगे हुए हैं। अब आपके पास ये दोनों हैं, एक नहीं, अक्सर प्राइम मिनिस्टर्स को एक नहीं 2 चॉइसेस, 2 नहीं 1 चॉइस मिलती है। मगर एक और चीज़ है कि ना ये खाली 2 CGSs आपके लिए अवेलेबल हैं इस वक्त, मगर एक और चीज़ है जो इसे सिंपल करती है। सिंपल ये करती है चीज़ इस चॉइस को, बड़ी सिंपल चॉइस है, क्योंकि ये टेक्निकली दोनों सबसे सीनियर हैं। नंबर 1 और नंबर 2 साहिर और अजहर हैं, जनरल साहिर और जनरल अजहर हैं, नंबर 1 और नंबर 2। मगर पंगा पड़ गया। पंगा क्या पड़ गया कि वो नंबर 1 और नंबर 2 नहीं रहे। तो अगर आप देखें, अगर आप ऑफिशियली फॉलो करें कि 29 तारीख को कौन नंबर 1 है, जिस दिन भाईजान जा रहे हैं और जो नए भाईजान आ रहे हैं, उस दिन 29 तारीख को कौन किधर होगा, तो नंबर 1 29 तारीख को जनरल साहिर होंगे, नंबर 2 जनरल अजहर होंगे, और दोनों इंसिडेंटली CGS हैं। तो बाप पे बनता है कि जनरल साहिर को चेयरमैन लगा दें, जनरल अजहर को चीफ लगा दें, या ऑपोजिट कर दें, जो भी ठीक है, इंटरचेंजेबल है। मगर सुनने में आ रहा है कि आप ये नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? या शायद कर रहे हैं, आई डोंट नो, मगर सुनने में आ रहा है कि आप ये नहीं कर रहे। सुनने में आ रहा है कि जो आर्मी एक्ट कह लें आप, जो अभी कुछ दिनों पहले डॉन ने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की, मैं दाद देता हूँ डॉन को, उन्होंने स्टोरी की, आर्मी एक्ट पे चेंजेस तरामीम लाई, उस पर लोग
पै गए तो आर्मी एक्ट पता नहीं पीछे चला गया। कि जनरल आसिम मुनीर हैं, उनका नाम आ गया। डॉन ने एक और स्टोरी की थी समर्स में, इससे पहले जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था। जनरल आसिम मुनीर का नाम आया, डॉन ने एक स्टोरी की, हमारा एक कॉलीग है बाकिर ने, उसने स्टोरी की। उस वक्त ये नैरेटिव चेंज हो गया, और जो हम में से वो जैसे बेवकूफ़ जो पूरा दिन इस मौजू पे सोचते हैं, हमारे पास बहुत वक्त है, हमारे कान खड़े हो गए कि यार आसिम मुनीर वॉज नॉट इन द रनिंग। आसिम मुनीर तो इस बैच का ही नहीं है। एक तो वो पीएमए के नहीं हैं, चलें वो छोड़ें, पीएमए और वो मंगला ओटीएस के हैं, वो एक अलग कहानी है, वो उस पर अब जाते हैं, प्रोफाइल्स पे हम जाएंगे, मगर वो इस बैच के नहीं है। वो इस बैच से पहले, क्योंकि उनके बाकी जो कॉलीग्स हैं, उनके बाकी जो बैचमेट्स हैं, वो पहले रिटायर हो गए। तो फिर जब पता चला तो ये चला कि आसिम मुनीर साहब ने कमांड लेट लिया था, और क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने कमांड लेट लिया था तो वो कुछ हद तक चीफ के डेट के साथ लगते हैं, मगर ऑन दैट डेट नहीं लगते। तो फिर भी कॉम्प्लिकेशन है। कमांड लेट लिया था, मगर वो 27 को रिटायर होते हैं। चीफ की तैनाती 29 से पहले होनी चाहिए, चीफ जो उस दिन सबसे सीनियर होता है। तो ये निहारी पक गई इसकी, पोलिटिसाइज होना ये शुरू हो गया इशू। तकरीबन 4-5-6 महीने पहले हुआ था, जब बाकिर ने समर्स में स्टोरी की थी, गर्मियों में। मगर ये अब आप जिधर खड़े हैं, ये इशू अब आपके सर पे आके खड़ा हो गया। इसमें इमरान खान साहब का भी कनेक्शन है, क्योंकि उन्होंने आसिम मुनीर साहब को 8 महीने बाद कहा कि आप घर जाएं। वो घर नहीं गए, वो गुजरांवाला कोर चले गए, मगर उन्होंने कहा आप जाएं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो क्यों कहा इमरान खान साहब ने, इसके एक दो इसकी कहानियाँ हैं। एक कहानी ये है कि आसिम मुनीर साहब बड़े स्ट्रेट शूटर हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को जाके फाइलें दिखाई उनकी फैमिली के बारे में, दोस्तों के बारे में, कि जी आपकी फाइलें ये कह रही हैं। और दूसरा दूसरा है वो किस्सा, वो ये है कि वो जब इमरान खान साहब ईरान जा रहे थे, उनकी ऑल शिया डेलीगेशन थी, तो आसिम मुनीर साहब ने सुना दी, पिफर हैं वो, पिफर FF यूनिट, फ्रंटियर फोर्स पठानों का यूनिट होता है। पठान खुद हो भी नहीं, मगर पठान जब आपके अंडर सर्व कर रहे होते हैं, आप बन जाते हो पठान। तो उन्होंने कहते हैं कि सुना दी उन्हें कि जी आपने क्या ये ऑल शिया यूनिट, या ऑल शिया यूनिट कह रहा हूँ, ऑल शिया डेलीगेशन लेके कह रहे हैं, तू मैं होगी। एनीवेज, बॉटम लाइन है इररेलेवेंट कि उन्होंने विवियन रिचर्ड्स की बैटिंग के बारे में आर्ग्यूमेंट की या ईरान के बारे में आर्ग्यूमेंट की मियाँ साहब से, अपना खान साहब से। इररेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि वो ISI की तारीख में सबसे कम, जनरल असद दुरानी ने भी ज़्यादा नहीं सर्व किया, मगर कम तरीन उनकी सर्विस रही, और उन्हें फायर कर दिया गया। हालांकि उन्हें किसने लगाया था? जनरल बाजवा ने लगाया था। जनरल बाजवा के वो GOC रह चुके हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 2 स्टार रह चुके हैं। जब जनरल बाजवा 10 कोर में थे तो ये FCNA के वो थे, GOC थे। FCNA वो सियाचिन वाला जो है डेव, वो लगता है। एनीवेज, आते हैं तो अब जनाब ये जो लास्ट मिनट जो पॉलिटिकिंग हो रही है, इसका जो लुबे लबाब है वो ये है कि कहा जा रहा है कि भाई जो ये शरीफ बरादरान हैं, ये ऐसे बंदे को लाना चाह रहे हैं जिसने खान को डंडा दिया हुआ है। पॉलिटिक्स है ये इनका थॉट प्रोसेस है। इस थॉट प्रोसेस को अब लॉ बनाया जा रहा है। हमने सुना है, आपने भी सुना है, इस पे बात हो रही है। तो मेरा अर्ज ये है, इस गरीब का अर्ज ये है कि इंस्टेड के आर्मी अमेंडमेंट्स लाएं और ये करें और वो करें, कि एक इशू ऑलरेडी जो दहाइयों से पॉलिटिसाइज्ड है, कंट्रोवर्शियल है, उसको आप क्यों और पॉलिटिसाइज और कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, जब आपका खुद जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने जो 5 इनिंग्स खेली हैं, 6 बल्कि अगर मिला लें, तो आप ये हमेशा बैकफायर होता है जब आप पॉलिटिक्स खेलते हैं इन बंदों के साथ। तो आप पॉलिटिक्स नहीं खेलें, आप उनका गेम उनके साथ खेलें। और उनका गेम यह है कि उन्होंने ऑलरेडी आपको सिग्नल दिया हुआ है, आपको नहीं बल्कि अपने 6.5 लाख जवानों को सिग्नल दिया हुआ है कि भाई ये CGS नंबर 1 गुजरा है, ये अगला CGS है, ये हाजिर CGS है, ये पिछला CGS है। जब ऑलरेडी आपको ये इस फौज ने सिग्नल दिया हुआ है, आप उन्हीं का सिग्नल रीड करें, क्योंकि आपने आपने किसे खुश रखना है। मियाँ साहब, अब मैं आपसे खुद डायरेक्टली मुखातिब हूँ, आपने चीफ को नहीं खुश रखना,
आपने फ़ौज को खुश रखना है। आपने फ़ौज को इसलिए खुश रखना है क्योंकि वो एक लिविंग ब्रीदिंग पॉलिटिकल एनिमल है। वो भी पाकिस्तान में ही रहती है, वो साथ वाले मुल्क में नहीं रात को जाके सोती। वो उन्हीं गाँव मोहल्लों सड़कों पे चलती है जिधर बाकी लोग चलते हैं। उनके वही उधर ही शादियाँ हुई हैं, उधर ही उनके खेत हैं, घर हैं, महल हैं, गाड़ियाँ हैं, गधे हैं, घोड़े हैं। ये एक मिडिल क्लास सियासी किस्म की फ़ौज बन चुकी है जिसमें एक शऊर है। ये गैरिसन वाली फ़ौज नहीं रही जो कैंटों में रहती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व है और इसे पता है, इसे समझ आ रही है। एक मुझ जैसे बेवकूफ़ को समझ आने लग गई है कि गेम क्या चल रहा है, तो उन्हें भी ऑब्वियसली समझ आ रही है। तो आप पॉलिटिक्स अगर इस बार कम खेलें और जो फ़ौज की जो हायरार्की है उसे फॉलो करें तो डिसीजन आपके लिए इससे सिंपल डिसीजन आपने जो 5 पिछले कहते हैं आपने चूज़ किए हैं, आपकी मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आपने 5 चूज़ किए हैं। यू आर वेरी लकी मैन कि आपने 5 चीफ्स चूज़ किए हैं। लकी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप बड़े वो हैं, टैलेंटेड भी हैं कि आप ऐसे आपने सियासी इक़्तिदार ऐसे ऐसे औकात पे आपने संभाला है कि 1 नहीं 2 नहीं 15 में से 15 चीफ्स में से 5 आपके बंदे थे, मगर वो आपके बंदे नहीं थे, वो फौज के बंदे थे। और ये है कि आप किसी को भी बनाएं, आप उसने पहला जो है उसने जो सर्विस करनी है उसने फौज की नौकरी पहले करनी है, आपकी नौकरी बाद में करनी है। ये समझ जाएं। और इसलिए अगर हम सियासी तौर पे इसे एक एपॉलिटिकल डिसीजन लें जिसमें फौज खुश रहे, जिसमें फ़ौज में दरार ना पड़े, क्योंकि इस वक्त आर्मी अमेंडमेंट्स करने से, फाइलें खुलवाने से, 1-2 अभी जो वॉर गेमिंग चल रही है वो ये है कि जी आसिम मुनीर साहब का अगर आर्मी अमेंडमेंट से नहीं होता तो हम इन्हें वाइस चीफ बना देंगे। वाइस चीफ बना के हम इन्हें 2 दिन वाइस चीफ रहेंगे, 2 दिन उनके 4 सितारे लगे होंगे और तीसरे दिन 27-28 को और 29 को हम उन्हें चीफ बना देंगे। अच्छा, ये जो 8वीं जमात की जो पॉलिटिक्स है ना, इससे यू थिंक दैट इससे फौज में पुश बैक नहीं आएगा? इसमें डू यू थिंक कि इससे जो अगला लॉट है वो डिसल्यूजन नहीं होगा? शॉर्ट टर्म शॉर्टकट ये है, हम वैसे तो मुझे नहीं पता, मैंने सुना है आसिम मुनीर स्ट्रेट शूटर किस्म का पिफर ऑफिसर है वो, और बाय द वे वो शायद वाहिद चीफ बने, अगर बने तो वाहिद चीफ बने जो डीजी आईएसआई और डीजी एमआई रहा हो, 1 नहीं 2 इंटेलिजेंस इदारे उनको लीड किया। ये पहले कोई चीफ हिस्ट्री में नहीं बना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप, उम्मीद है कि आप मुझे दुरुस्त करें, मगर आई डोंट थिंक कि इनसे पहले कोई चीफ पोटेंशियल चीफ कैंडिडेट है जिसने एज अ 2 स्टार मिलिट्री इंटेलिजेंस को चलाया हो और एज अ 3 स्टार आईएसआई को चलाया। कोई बंदा इस पहले नहीं आया। स्ट्रेट शूटर हैं, पेफर हैं, जैसे भी हैं, गुजरांवाला के कोर कमांडर नहीं है, एफसीएनए में सियाचिन में उन्होंने जीओसी रहे हैं। हल्के आदमी कहीं से नहीं हैं, मगर पोलिटिसाइज्ड हैं। पोलिटिसाइज्ड थ्रू हिज एसोसिएशन विद इमरान खान एंड पोलिटिसाइज्ड थ्रू हिज रिटायरमेंट। टेक्निकली पोलिटिसाइज्ड हो गए हैं वो। जो 2 लोग पोलिटिसाइज्ड नेक्स्ट जो हैं, अब पोलिटिसाइज्ड तो खैर पाकिस्तान में हर एक हो जाता है, मगर अब वो कहा जा रहा है कि जी वो साहिर जो है वो फैज़ का दोस्त है, अभी फैज़ पे भी आते हैं, साहिर जो है वो फैज़ का दोस्त है, और अज़हर जो है वो शिया है, जो बिल्कुल नहीं है, मगर कहा जा रहा है। और वो जो फलाना है वो लंगड़ा है, और जो फलाना है वो चिंगम खाता है, और जो फलाना है वो सिगरेट पीता है। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार। सिंपल डिसीजन है, मेक अ डिसीजन, स्टिक विद इट, मेक अ प्रोफेशनल डिसीजन। फौज ने इंडिकेशन दी हुई है। आज जो 6 नाम गए हैं उसमें क्लियरली लग रहा है, वैसे 5 जाते हैं, टॉप 5 जाते हैं, मगर 6 चले गए हैं। दैट मीन्स के प्रिज्यूमेबली आसिम मुनीर का नाम चला गया, या जो भी बंदा इनके बाद आता है, जनरल आमिर के बाद जो 5वें नंबर पे थे, उनका नाम चला गया। वी डोंट नो, मेरा ख्याल है जनरल चिराग हैदर, बट आते हैं, उन पे भी आते हैं। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर जनरल, I have nothing for any particular general,
but what I do have is a respect for the rules, right? But the problem is that there is no rule. The only rule is that the Prime Minister will decide this. ये rule है कि Prime Minister decide करेगा. तो क्योंकि वो हमारा बड़ा है, हमने उसे वोट दिया है, well technically हम सब ने उन्हें वोट नहीं दिया. This Prime Minister has इनकी एक और मसला पड़ा हुआ है क्योंकि इनकी legitimacy का इशू है, बट वो एक अलग कहानी है, वो एक आईनी मसला है. This is not that show, उस पर बाद में बात करेंगे. तो पॉलिटिकल डिसीजन लेने से पहले या पॉलिटिकल शॉर्टकट लेने से पहले या पॉलिटिकल शॉर्ट सर्किटरी करने से पहले, ये जो तारें आप जोड़ना चाह रहे हैं, इसको करने की बजाय आप खाली देखेंगे फौज ने ऑलरेडी क्या सर्किट बनाया हुआ है, और आप कहेंगे भाई ये है, कौन है नंबर 1 29 को, ये है, अच्छा, और कौन है नंबर 2 और कौन है नंबर 3, वो एक तो वो आएगी सीनियरिटी में सामने. अच्छा, फिर इनमें से बेस्ट कौन है? अच्छा, बेस्ट हमें कौन पता कि कोई शिया है, तो आप कहते हैं चले कोई शिया हो गया, जो नहीं है बात है, कोई सुन्नी है, तो कोई लंगड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मुगल है, कोई अराई है, कोई जट है, कोई, फॉर गॉड सेक यार, ये आपने रिश्तेदारियाँ जो निकाली हैं कि वो ये है, तो वो जट है, तो वो सियालकोट का है, तो वो मॉडल टाउन में उसकी बहन रहती है, तो वे इट हैजंट वर्क. वो मुहाजिर था, उसकी वो वीक रहेगा. मैं नाम नहीं लूंगा अब आपको पता है कि कौन मुहाजिर था और कौन सियालकोट का जाट था और कौन किसकी बहन मॉडल टाउन में रहती थी. ये जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये जो घरेलू, आप जैसे पता नहीं किसी शेफ को हायर कर रहे हैं. शेफ और चीफ में खाली आई का फर्क होता है. जो आपके लिए घर में खाना बनाए, उसने घर में खाना नहीं बनाना आपके लिए, राइट? वो शेफ नहीं है, वो चीफ है. तो प्लीज स्टिक विद द लॉ. और अगर आप हिस्ट्री अगर कवर करें, पढ़ें, तो जितना आप चूज, तो आप किसी भी को कर सकते हैं, इन 6 में से किसी को भी कर सकते हैं, और 3-4 दिन है, आप तो लॉ चेंज करके किसी कर्नल को भी लगा सकते हैं. आपके पास तो भी 4-5 दिन भी हैं, लगा दें किसी कर्नल को, देखें क्या होता है. सो जस्ट स्टिक विद द मोस्ट, जो सबसे गैर सियासी रूट है, अगर आप उस पे काम करें, उस पे चलें, जो सबसे ए पॉलिटिकल हो, तो उसमें फिर आई हेट सेइंग इट, आई हैवंट मेट हिम, I haven't met Asim Munir. I have nothing against Asim Munir. I'm sure he's a hell of a general. His resume looks like he's a hell of a general. अगर उनकी CV आप पढ़ें, solid. Sword of Honor, FCNA, Gujranwala Corps, DGMI, DGSI, wow. But guess what? He's politicized. Next, Sahir. Let's talk about the chiefs now. The chief candidates now. So we've talked about Asim Munir and the problems faced by Asim Munir. Sahir Shamshad Mirza, next in line, quiet, former DGMO. DGMO क्या होता है? Director General Military Operations. फौज का आप कह लें ऑपरेशनल मुंशी होता है, राइट? रोज जो फौज खड़ी होती है, अगर एक बंदे ने एक राउंड वजीरिस्तान के आखिरी बॉर्डर पे चलाया है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है DGMO की. एक राउंड अगर फायर हुआ है, किसी चिड़िया को भी मारा है किसी फौजी ने, मुफ्त में भी एक राउंड चला दिया है, पूरी फौज की रोज की मिलिट्री ऑपरेशंस, चाहे वो अफगानिस्तान में आप क्या कर रहे हैं या इंडिया में क्या कर रहे हैं. वैसे तो हम कुछ नहीं करते टेक्निकली अफगानिस्तान और इंडिया में, मगर जो भी आप कर रहे हैं अंदरूनी तौर पे, अगर आप एक लोकेशन से गाड़ी में बैठ के बी लोकेशन पे जा रहे हैं, तो वो भी DGMO को पता होता है कि मेरा भाई फलाना ना पलटन जो है वो वजीरिस्तान के फलाने गांव से वजीरिस्तान के फलाने गांव मूव कर रही है. सबसे जो आप कह लें अहम 2-स्टार पोजीशन है, क्योंकि MO डायरेक्टरेट, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, दिल, जान, जिगर, दिमाग, नस है फौज की, हर चीज़ है. उसने चलाया है. पर्सनली मिला हूँ, क्वाइट गाय, थिंकर. DGMO सबसे तगड़ा 2-स्टार होता है, ये फैक्ट है. अगर सबसे तगड़ा 3-स्टार CGS होता है, ये समझ लें, इंपॉर्टेंट अहम बात है. अगर सबसे तगड़ा 3-स्टार CGS होता है, तो सबसे तगड़ा 2-स्टार DGMO होता है. ये दोनों हैं. एक और मसला है, या कुछ लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ लोगों के लिए है, कि ये सीनियर भी हैं. चॉइस वाजे है, मैंने नहीं चॉइस बनाई, खुद उन्होंने बनाई, बल्कि उनकी फौज ने बनाई, उनकी 35-30 साल की सर्विस ने बनाई.
नहीं करना। चलें नेक्स्ट बंदे पे जाते हैं। जनरल अजहर अब्बास, CGS, head of infantry school, the last officer to oversee the ceasefire with India जो आजकल चल रहा है, जो बहुत वैसी किस्म के आपकी पोस्ट होती है, मरी में जो 12 डिव लगती है उसके GOC थे। सबसे अहम जो आपकी डिवीजन है, डिवीजन मैं पहले अब ज़्यादा आपका लंबा नहीं खींचूंगा, मगर डिवीजन एक फॉर्मेशन होती है जो अगर ये दफ्तरी काम नहीं होता, ये फील्ड का काम होता है। सबसे जो अहम इंडिया सेंट्रिक डिवीजन है वो उन्होंने चलाई हुई है, ऐसे वक्त पे चलाई हुई है जब मोदी ने टैंक भेजे हुए थे इंडियन बॉर्डर पे। मैंने उधर से शो किया हुआ महाज मैंने किया था पहली बार। T-70s थे या 80s थे मुझे नहीं याद, 82s थे, T-72s थे। एनीवेज इंडिया ने टैंक भेजे हुए थे, मैंने इनके साथ उधर डिप्लॉयमेंट की हुई है, असाइनमेंट की हुई है, एम्बेड किया हुआ है मैंने। अगेन सेकंड ऑल्सो क्वाइट गाय, चुपचाप आदमी है, कीप्स टू हिमसेल्फ। इंपॉर्टेंट कनेक्शन जनरल राहील शरीफ के PSO थे, स्टाफ ऑफिसर जो पर्सनल या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं उनके। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जनरल राहील के साथ जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हुई है इन्होंने, वो बहुत अहम है। जनरल साहिर ने भी बहुत इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हुई है शाह महमूद कुरैशी के साथ। अफगानिस्तान में जो क्वाड्रिलैटरल डायलॉग ग्रुप था, जो अफगानिस्तान में जो अमरीकी गोरे जो अपना ट्रूप्स पुल आउट कर रहे थे, वो था, उसको ओवरसी किया हुआ। दोनों ने सेंसिटिव पोजीशंस एज 2 स्टार्स एंड 3 स्टार्स देखी हुई हैं, प्लस दोनों CGS हैं। प्लस अगर आसिम मुनीर साहब को काउंट नहीं करें, जो हम कर लेते हैं, तो ये नंबर 1 और 2 हैं, और अगर काउंट कर लें तो नंबर 2 और 3। इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे नमाज पढ़ते हैं। कम ऑन मैन, जैसे भी पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो एनीवेज इनके खिलाफ एक अलग, ये वही ग्रुप्स हैं, ये वही लॉबियां हैं जिन्होंने पहले जनरल बाजवा को अहमदी बना दिया था। उन पे आते हैं, अभी आएंगे, उन पे भी आते हैं उन पे। अच्छा जी, मुझे मैं एक किस्सा एक दिन सुनाऊंगा। मुझे ईरानी पुलिस ने उठा लिया था ईरान में, मैं मियाँ साहब के साथ था और जनरल राहील भी थे, और मुझे मेरा कैमरा छीन लिया था, मेरा फ़ोन छीन लिया था, मुझे उठा लिया था। मुझे फिर जनरल अजहर ने हेल्प की थी, बट वो एक अलग कहानी है। एक्सलेंट डिप्लोमैट एज वेल। जनरल नुमान महमूद, आई हैवंट मेट हिम, डोंट नो हिम, मगर पिछले 10 से 12 साल अगर किसी अफसर ने वेस्टर्न फ्रंट पे लगाएं, और वेस्टर्न फ्रंट मतलब मगरबी फ्रंट, मतलब ये जो तालिबानों के साथ जो चल रहा है, अलकायदा वगैरह, आईसिस वगैरह के साथ जो चल रहा है, तो इस बंदे ने लगाए हैं। ये नेक्स्ट है, साहिर और अजहर के बाद जनरल नुमान है, आजकल NDU में है, मगर इससे पहले इन्होंने स्टाफ कॉलेज जो फौजियों का बेसिकली आपको कर्नैली नहीं मिलती जब तक आप स्टाफ कॉलेज, आपको जर्नैली नहीं मिलती जब तक आप स्टाफ कॉलेज ना करें। ग्रेजुएट हर फौजी जर्नैल को पहले स्टाफ कॉलेज क्लियर करना पड़ता है, उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं, कमांडेंट कहते हैं, प्रिंसिपल नहीं कहते, फिर NDU के रह चुके हैं। मगर उससे पहले पिछले 10-12 साल पेशावर कोर और पेशावर के इर्द गिर्द जो डिविजन्स हैं उधर उन्होंने काम किया हुआ है, लड़ाई की हुई है, वो एरिया हॉट है, और ऐसे वक्त में लड़ाई की है जब अफगानिस्तान के का एंड गेम चल रहा था। मोर इम्पोर्टेंटली ISI का जो आप कह लें, ISI का जो एनालिसिस विंग है, जो लड़ाई झगड़े कम करता है, सोचता ज़्यादा है, जिसका काम है कि वो इंटरनेशनल डिप्लोमेट से मिले, इंटरनेशनल दूसरी एजेंसी से मिले वगैरह। जो ISI का जो सबसे पढ़ा लिखा जो बंदा होता है, वैसे तो ज़्यादा सॉरी टू से ISI में ज़्यादा कोई इम्प्रेसिव लोग नहीं हैं, मगर जो हैं उनमें से ये थे, क्योंकि सबसे जो ISI का जो आप कह लें जो पब्लिक फेस है, जो CIA से डील करता है और MI6 से डील करता है और बाकियों से डील करता है, वो ये रह चुके हैं।
अगेन फाइन, अगर आपने सीनियोरिटी नहीं करनी क्योंकि सीनियोरिटी में नीचे हैं तो, और अगर आपने CGS वाला फॉर्मूला नहीं करना क्योंकि कोई ऐसे नमाज पढ़ता है तो कोई ऐसे नमाज पढ़ता है तो कोई किसका दोस्त है कोई किसका दोस्त है, अगर आपको ये मसले हैं, अगेन गुड कैंडिडेट पोलिटिसाइज नहीं है, ए पोलिटिकल कैंडिडेट, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, टाइम पे रिटायर हो रहे हैं, टाइम पे आए हैं, टाइम पे काम किया है। नेक्स्ट कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली जनरल फैज़ जो नेक्स्ट हैं लाइन में वो हैं पोलिटिसाइज्ड। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, अगर आपको ये नहीं पता कि जनरल फैज़ कौन है तो आप फिर पाकिस्तानी नहीं हैं, आप कहीं और रहते हैं, पता नहीं कुछ और करें आप जाके, या तो आप बहुत ही यू बिन लिविंग अंडर अ रॉक। मुझे भी बता दें आप किधर रह रहे थे ताकि मैं भी आराम से जाके उधर सोऊं। मगर जनरल फैज़ DGISI भी रह चुके हैं, इमरान खान के कहते हैं फेवरेट हैं, रिसेंटली सदर साहब से भी मिल चुके हैं। कंट्रोवर्शियल इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे उन्होंने ओवर एक्सपोजर हो गया। अगर जनरल नुमान को कोई नहीं जानता तो जनरल फैज़ को हर एक और उनका फुप्पा भी जानता है। जर्नलिस्ट ने इन्हें पकड़ लिया था उधर काबुल में, सरीना में, अफगानिस्तान की जब फतह हुई थी, काबुल की जब फतह हुई थी तालिबान की, उधर ये चाय पी रहे थे, कोई काम नहीं था DGISI का उधर होना। बट चलें, मियाँ साहब ने जलसों में इनका नाम लिया हुआ है, मरियम बीबी ने जलसों में इन्हें ऐसे ऐसे हाथ करके नाम लिया हुआ है। क्लियरली मतलब हर एक को पता है कि इनकी जैसी भी थी, सही थी या गलत थी, क्योंकि DGISI प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करता है, क्लोजली करता है, उसका काम है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे, तो उनकी दोस्ती मान लेते हैं कि थी। मगर उससे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड मसला ये है कि जब ये DGC थे, जो DG काउंटर इंटेलिजेंस हैं, उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, और काफ़ी वाज़ेह है, काफ़ी डिटेल्स हैं, काफ़ी प्रूफ्स हैं कि उसमें ISI की इन्वॉल्वमेंट थी, और वो ऑब्वियसली C ब्रांच से होती थी अगर होती थी। ऑपरेशनली ज़्यादा इनका आप कह सकते हैं इम्प्रेसिव नहीं है रिकॉर्ड। एज ए 3 स्टार इन्हें पहले पेशावर लगाया गया, फिर उधर से हटा दिया गया, फिर इन्हें बहावलपुर लगा दिया गया। डेजर्ट में सहरा में ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं, पनवाकल के GOC रहे हुए हैं, इंडिया फेसिंग फॉर्मेशन है एज ए 2 स्टार, और क्या कहते हैं आपका एज ए 3 स्टार भी जो बहावलपुर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो ठंडी जगह नहीं है, लिटरली ठंडी नहीं है और वैसे भी ठंडी नहीं है। अगर इंडिया ने पोटेंशली ग्राउंड अटैक करना है तो बहावलपुर का जो एक्सेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जाता है। मजाक नहीं है कि आप बहावलपुर भेज दिया, मगर टेक्निकली कंपेयर टू पेशावर के कुछ महीनों बाद ही आपको DGISI से पेशावर कोर कमांडर बनाया गया। आपके जब मुज़ाकरात फेल हो गए तो फिर आपको खुडे लाइन लगा दिया गया। बहावलपुर में होता नहीं है, अक्सर खाली मेडिकल रीजंस की या पर्सनल रीजंस की वजह से भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कोर्स चेंज नहीं होते, कोर्स को इतना जल्दी चेंज करना भी नहीं चाहिए। अगेन 4 साल की तैनाती होती है, 1.5-2 साल स्टाफ पोजीशन होती है, 1.5-2 साल कमांड पोजीशन होती है। आखिरी जो है जनरल आमिर, I've never met General Amir. I think I have met him when he was military secretary to President Zardari, क्योंकि I used to visit President Zardari's presidency, तो उधर मिला हूँगा। मगर उस वक्त ये जवान थे और मैं और भी जवान था। डिसएडवांटेजेस, जूनियर हैं, डिसएडवांटेजेस टॉप पोजीशंस इनकी नहीं रही। उसमें क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रही हैं, एडजुटेंट जनरल रहे हुए हैं GHQ में। हाँ, मगर वो जो AG है, AG तो 7 और रहे हुए हैं। जनरल बाजवा ने तो हर एक को AG लगा दिया था, 5-6 AG लगाए इन्होंने, मेरा ख्याल है 7 AG लगाए हैं, क्योंकि AG को एक एक्स्ट्रा प्लॉट मिलता है। जनरल बाजवा पे अलग मैं शो करूँगा उन्होंने क्या किया है, आज उनकी कहानी नहीं है, मेरा 1 घंटा भी ख़त्म होने वाला है। मगर AG होना इज़ नॉट अ बिग डील, कोई उसकी ज़्यादा वो नहीं होती। एडजुटेंट जनरल होता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ौज के कोऑपरेशन, फ़ौज के जो धंधे हैं वो देखता है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली गुजरांवाला के कोर कमांडर रहे हैं। गुजरांवाला हल्का कोर नहीं है, गुजरांवाला डिफेंसिवली बहुत इंपॉर्टेंट होल्डिंग कोर है। अगर कल जंग हो तो गुजरांवाला मेन थ्रस्ट है, मजाक नहीं है। गुजरांवाला का कोर कमांडर होना, राहिल शरीफ साहब भी थे।
मगर ना ये सीनियरिटी में वो हैं और ना इनका वो ट्रैक रिकॉर्ड है जो बाकी अफसरों का है। मगर एक इनका कहा जाता है, अगेन इसमें सियासत आती है कि ये आसिफ जरदारी के, क्योंकि ये आसिफ जरदारी के MS थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे, तो शायद आसिफ जरदारी साहब की जो आज मुलाकात हुई है वो शायद इनके बारे में भी है। कम ऑन, बात लंबी हो गई है, बात को मुख्तसर करूंगा कि ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने फ़ौज को समझें। यस, फ़ौज बहुत बड़ा जानवर है और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जानवर है, उसे कंट्रोल करना अच्छे नहीं कंट्रोल कर सके। 20 साल अमरीकी साथ बैठे रहे, वो नहीं कंट्रोल कर सके, आपके बस का काम नहीं है। फ़ौज को खाली उसका जो बॉस है वो कंट्रोल कर सकता है शायद। इसलिए आपका काम है कि रिश्तेदारियां कम निकालें। ये जो वॉर गेमिंग है आपकी कि वो ऐसे वैसे नमाज पढ़ता है, वो उसका वो सऊदी में दोस्त है, वो राहिल शरीफ का बैचमेट था, वो राहिल शरीफ का PS था, तो वो इमरान खान से करीब है, तो वो मेरी फुप्पी से करीब है। प्लीज़, फौज ने सिग्नल दिया हुआ है, द chain of command is clear. You are in a historical position to make an apolitical and professional decision. और ये मैं आपको लिख के कहता हूं कि अगर आपने एक प्रोफेशनल और फेयर डिसीजन लिया, और ये दफ्तरी कार्रवाइयाँ और ये एक्सटेंशनें और ये वाइस चीफ तो ते ओ ते ये जो सियालकोट मेंटालिटी है, अब मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से बात कर रहा हूँ, ये फिनैगलिंग ट्विटर पे बताया जा रहा है, दुनिया की छठी बड़ी फौज का MOD ट्विटर पे बता रहा है कि मनु हले कागजात नहीं मिले। फॉर गॉड सेक, एम्बैरेसिंग है सबके लिए। अगर नहीं मिले तो फोन करके पूछ लें, ट्विटर पे हमें क्या बता रहे हैं। मतलब ये क्या था, ये जो पिछले जो 6-8-10 घंटे गुजरे, वो व्हाट वाज दिस। ISPR उधर से ट्वीट करके कह रहा है हाँ जी हमने भेज दिए सर, वो उधर कह रहा है नहीं जी हले नहीं मिले। एम्बैरेसिंग। तो इससे पहले कि हम और एम्बैरेस हों, 5 बार ऑलरेडी हो चुके हैं हम सब, क्योंकि जब आपको हटाया जाता है तो हम भी एम्बैरेस होते हैं, हम भी एम्बैरेस होते हैं जब आपके साथ कुछ होता है, तो क्योंकि हम आपके वोटर हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपकी शहरी हैं। हम में से कुछ शायद आपको पसंद नहीं करते, मगर मैं तो करता हूं। आम बात नहीं है कि 3 बार आप प्राइम मिनिस्टर रहे हुए, आम बात नहीं है कि आपके भाई 3 बार रहे हुए, आम बात नहीं है चीफ मिनिस्टर, आम बात नहीं है। तो आई रिस्पेक्ट यू, बट I respect you for your politics, but this is not a time to be political, sir. आपकी पॉलिटिक्स बहुत आला है। आप बड़े सगीर के साउथ एशिया के सबसे एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं। मोदी साहब आपके लिए चाय बनाते रहे, अगर आपको चांस मिलता मोदी साहब से डील करने का, नहीं मिला। वो चाय बना रहे होते हैं आपके लिए अपने हाथों से, चीनी आप पीते नहीं हैं। मुझे पता है आप वो अफगानी ईरानी ग्रीन टी कावा पीते हैं, चाय नहीं पीते वैसे आप मियाँ साहब। मगर I respect you for your politics, Mia Mohammad Nawaz Sharif, but this is not the time to be political. It's the time to be professional and make a rational decision where the army is not politicized, where the army is completely unified under a chain of command led by the Prime Minister on to the Army Chief. किसी को अगर खुश करना है तो उसे चेयरमैन जॉइंट चीफ बना दें, वो पूरा दिन कुछ नहीं करता, वो फीतियाँ शीतियाँ काटता है, केक शेक काटता है, वो कुछ नहीं करता। जो भी जिसे भी खुश करना है, कोई अगर आपको थ्रेटन वेटन कर रहा है ना, अगर आपको है कि यार इधर से प्रेशर ना आ जाए, उसे चेयरमैन बना दें जिधर से आपको प्रेशर आ रहा है। मगर चीफ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। आखिरी बात करूँगा, स्टेक्स बहुत हाई हैं। एक तो ये दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी फौज है, वाहिद दुनिया की इस्लामी फौज है। 2 इंसर्जेंसीज लगी हुई हैं। एक इंसर्जेंसी इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे लंबी इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में लगी हुई है, जो ख़त्म नहीं हो रही। दूसरी इंसर्जेंसी फिर से शुरू हो गई है, हालांकि आपने बीच में मारा था तालिबानों को, ये फिर से आ गए हैं। इंडिया उधर जो कर रहा है वो आपको ज़्यादा पता है। सीज फायर बहुत डेलिकेट है,
अगर कुछ उधर खोल गया तो गेम ऑन हो जाएगा। तो एक तो जो स्टेक्स जो हैं, जो मिलिट्री स्टेक्स हैं, वो बहुत हाई हैं, आपको प्रोफेशनल बंदा चाहिए। दूसरे जो स्टेक्स हैं वो सियासी स्टेक्स हैं, और सियासी स्टेक्स भी हैं, आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपको भी और ऑपोजिशन को भी, आइन को भी और इन धरनों को भी साथ लेके चले, म्याना रवि इख्तियार करे और एक्चुअली न्यूट्रल रहे, एक्चुअली न्यूट्रल रहे, मुंह से नहीं, करतूत से। सो प्लीज, खुदा के लिए, अगर थोड़ा बहुत आपको, मुझे पता है आप ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, मगर अगर रिकॉल करें तो जब भी आपने ये ओवर थिंकिंग की है, रिश्तेदारियां की हैं, वॉर गेमिंग की है, ये जाट है तो ये सियालकोटी है तो ये मॉडल टाउन का, forget it man, do the right thing, do the right thing and please avoid a crisis of governance, because इस चीफ के ऊपर जो लोड होगा वो इतना ज्यादा होगा। इस चीफ ने अपनी फौज को यकजाता करना है, मुल्क को इकट्ठा करना है और 3 फ्रंट्स को देखना है। बहुत मसले हैं। आप इकोनॉमिक्स करें, गवर्नेंस करें, आप डॉलर शॉलर सही करें, आप छोड़ दें, ये करते रहेंगे बाकी काम। मगर अगर आपने एक्स्ट्रा काम ले लिया ना, ये कर करा के, आज पता नहीं आपकी क्या बातें हुई हैं, छोटे मियाँ साहब से बात कर रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब से। आसिफ जरदारी बहुत पढ़े लिखे आदमी है, हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मगर वैसे ही इज़ वेरी वाइज मैन, स्मार्ट कुकी। आई होप उन्होंने भी ऐसी चीज़ एडवाइस की हो कि हमने इंस्टीट्यूशन को साथ रखना है, इंस्टीट्यूशन से पुश बैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से अगर पुश बैक होगी तो ये जनरेशनल मसला हो जाएगा मियाँ साहब। अभी आपकी बेटी ने भी आना है, आपके कहते हैं नवासों ने भी आना है। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि फौज नहीं भूलती कि हेरा फेरी हुई थी, और जो बंदा हेरा फेरी पे आता है उसे फिर डंडा चलाना होता है, क्योंकि उसने प्रूव करना होता है कि भाई मैं भी वही वर्दी पहनता हूं, मेरे भी उतने सितारे हैं, मुझे ट्रस्ट करो। क्योंकि पहले उसने सलूट उधर करना होता है, अपनी फौज को उसने सलूट करना होता है, आपको नहीं करना होता। मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।